हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सही बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास है वो गांधी युग की तीसरी क्लास है और इसमें हमारी पहले 2 क्लास हो चुकी हैं। यदि आप लोगों ने वो 2 क्लास नहीं देखी हैं तो आप लोग उन क्लास को देख सकते हैं और आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की जो क्लास है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा रॉलेट एक्ट। तो इस एक्ट के बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा इसके जो आगे की जो जानकारी है वो बताता हूँ पहले, तब आप लोगों को ये समझ में आएगा। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहूँ कि आपको बताना है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं। क्या मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भैया गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन हैं, तब आपका उत्तर आएगा कि भैया गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन है कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। गोखले हैं। और भैया इन्हीं गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने किया क्या भैया, भारत का 2 साल तक भ्रमण। किसने भैया? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि यदि तुम्हें भैया भारत में करनी है राजनीति तो पहले भैया भारत में करो भ्रमण, भैया भारत के लोगों की समझो स्थिति, उसके बाद तुम भारत में करना राजनीति। तो मैं आपसे पूछूं कि इस भ्रमण में गांधी जी का साथ किसने दिया, तब आपको बताना भैया किसने दिया? प्रभुदास ने। ये प्रभुदास कौन है, तब आपको बताना भैया ये गांधी जी के मित्र हैं। कौन है? मित्र हैं। भैया कितने साल तक गांधी जी ने भैया भ्रमण किया था, तब आपको बताना भैया 2 साल तक किया था। कितना? 2 साल तक। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर गांधी जी ने भारत का कितने दिनों तक भ्रमण किया, तब आपको बताना भैया 2 साल तक किया। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि उसमें साथ किसने दिया गांधी जी का, तब आपको बताना भैया प्रभुदास ने दिया। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, भैया जब गांधी जी ने किया भारत का भ्रमण तो भैया गांधी जी को सब लोग जानने लगे, पहचानने लगे कि हाँ भैया यही गांधी जी हैं, यही गांधी जी हैं। और गांधी जी के हुए भारत में भैया 3 पहले सत्याग्रह, उनमें मिली भैया गांधी जी को सफलता मिली, तो भैया गांधी जी को सब लोग और जानने लगे। कौन कौन से भैया 3 गांधी जी के वो पहले सत्याग्रह थे, आपको याद रखना। पहला था चंपारण, दूसरा था अहमदाबाद मिल और तीसरा था भैया खेड़ा सत्याग्रह, जो हम पढ़ा चुके हैं। भैया उन तीनों में सफलता के बाद अब तो गांधी जी पूरे भारत में एक चर्चा का भैया विषय बन गए। अब तो उन्हें बच्चा जानने लगा है कि भैया यही गांधी जी हैं, यही गांधी जी हैं। और ये समय किसका चल रहा है, तब आपको बताना भैया ये प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है। किसका? प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है। कब चालू हुआ, तब आपको बताना भैया 1914 में चालू हुआ था। और ख़त्म कब हुआ, तब आपको बताना है 18 में ख़त्म हुआ। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कहा कि भैया गांधी जी के गुरु कौन हैं, तो आपने बताया गोपाल कृष्ण गोखले हैं। मैं आपसे पूछूं कि गोपाल कृष्ण गोखले के भैया गुरु कौन है, तब आपको बताना भैया एम जी रानाडे हैं। कौन है? एम जी रानाडे हैं। मैं आपसे पूछूं भैया एम जी रानाडे के गुरु कौन है, तब आप क्या बताएंगे? भैया केशव चंद्र सेन है। कौन है? केशव चंद्र सेन है। और जो भैया एम जी रानाडे हैं इनको कहते हैं हम महाराष्ट्र का भैया सुकरात। क्या बात आपको याद रखनी है, मैंने आपसे पूछा कि भैया गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, तब आपने बताया कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। फिर मैंने आपसे पूछा कि गोपाल कृष्ण गोखले के भैया गुरु कौन हैं, तब आपने बताया कि भैया एम जी रानाडे हैं। जो एम जी रानाडे हैं इनको क्या कहते हैं भैया? हम महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं। और मैंने पूछा भैया एम जी रानाडे के भैया गुरु कौन है, तब आपने बताया केशव चंद्र सेन है। ये बात आपको याद रखनी है। तब आते हैं हम भैया अपने टॉपिक पे। ये जो समय किसका चल रहा है आपको बताना, ये प्रथम विश्व युद्ध का समय चल रहा है। और भैया गांधी जी को अब पूरे भारत में सब लोग जानने लगे हैं, क्योंकि भैया गांधी जी ने किया 2 साल तक भारत में भ्रमण। और भैया गांधी जी के जो 3 सत्याग्रह हैं वो क्या हुए भैया? सफल। तभी अब गांधी जी के पास अंग्रेज आते हैं भाग के और कहते हैं कि गांधी जी हमने तुम्हारी बहुत सहायता की है, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हुआ, हमने उसमें तुम्हारी बात मानी। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह हुआ, हमने तुम्हारी उसमें बात मानी। और खेड़ा सत्याग्रह हुआ, हमने उसमें तुम्हारी बात मानी। अब आप हमारी बात मान जाओ। तो गांधी जी ने कहा ठीक है मान जाएंगे, बताओ क्या सहायता करनी है। तब अंग्रेज़ों ने भैया गांधी जी से कहा तुम हमें सैनिक दे दो। क्या? तुम हमें सैनिक दे दो, और जैसे ही
प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा हम तुम्हें भैया आज़ादी दे देंगे। गांधी जी ने कहा यार बात तो ठीक कह रहे हैं। तो गांधी जी यार बात मान गए। तो गांधी जी ने कुछ सैनिक किन्हें अंग्रेज़ों को दे दिए। जब ये सैनिक अंग्रेज़ों को दिए तो भैया जनता बहुत गुस्सा आ गई, गुस्से में आ गई। जनता ने कहा ये गांधी नहीं है, ये अंग्रेज़ों का एजेंट है, सैनिक भर्ती कराने वाला सार्जेंट है। लोगों ने भैया उल्टा सीधा कहा। गांधी जी ने कहा सुनो हमसे उल्टा सीधा मत बोलो। तो लोगों ने कहा क्यों नहीं बोले। तब गांधी जी ने कहा हमारा हुआ है अंग्रेज़ों से कॉन्ट्रैक्ट। कि क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा वैसे ही हम लोगों को आज़ादी मिल जाएगी। लोगों ने कहा ना मिली तो अरे मिलेगी कैसे नहीं, हमारी अभी तक अंग्रेज़ों ने कोई बात नहीं टाली है। तो भैया लोग बाग हो गए शांत। फिर क्या था भैया, फिर ये हुआ कि भैया हो गया प्रथम विश्व युद्ध खत्म। जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो भैया लोग खुशियाँ मनाने लगे कि आहा कि अब तो आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, कि आज़ादी मिलेगी। तभी ब्रिटेन की संसद में एक बिल का प्रस्ताव रखा जाता है। क्या, ब्रिटेन की संसद में एक बिल का प्रस्ताव रखा जाता है। कब, 10 दिसंबर 1917 को। ये प्रस्ताव बहुत पहले ही रखा जा चुका होता है। एक प्रस्ताव रखा जाता है कहाँ, ब्रिटेन की संसद में। कब, आपको बताना 10 दिसंबर 1917 को। ये किसकी अध्यक्षता में रखा जाता है तब आपको बताना भैया, सर विलियम हंटर की में रखा, सॉरी सर सिडनी की अध्यक्षता में रखा जाता है। किसकी, सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में रखा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया इस प्रस्ताव का जो अध्यक्ष है वो कौन है, तब आपको बताना भैया सर सिडनी है। कौन है, सर सिडनी है। और इसी प्रस्ताव का आगे चल के नाम क्या पड़ता है तब आपको बताना भैया रोलेट एक्ट पड़ता है। क्या, रोलेट एक्ट पड़ता है। ये किसके नाम पे पड़ता है रोलेट एक्ट, तब आपको बताना भैया सर सिडनी रोलेट के नाम पर ही इस एक्ट का नाम पड़ता है। फिर हुआ क्या, फिर भैया इस प्रस्ताव की आती है रिपोर्ट। आपसे पूछा जाएगा कि भैया रिपोर्ट कब आई, तब आपको बताना भैया 15 अप्रैल, कब, 15 अप्रैल 1918 को भैया इसकी रिपोर्ट आती है। और उस रिपोर्ट को भैया क्या कर दिया जाता है, आपको बताना पास कर दिया जाता है। पास करके कहाँ भेज दिया जाता है, भारत में भेज दिया जाता है। जब ये भैया एक्ट बन के भारत में आता है तो लोगों को लगा कि भैया ये तो आज़ादी का एक्ट है। किसका, कि आज़ादी का एक्ट है। तो लोग खुशियाँ मना रहे, कहा कि अब तो आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, आज़ादी मिलेगी। परंतु पकड़ पकड़ के जब अचानक लोगों को जेल में डाले जाने लगा, क्या, पकड़ पकड़ के लोगों को जब भैया अचानक जेल में डाले जाने लगा तो लोग कहने लगे भैया ये कैसा आज़ादी का एक्ट है। तब भैया लोग गए भाग के गांधी जी के पास और गांधी जी से बोले तुमने तो कहा था कि हमें आज़ादी मिलेगी, जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा, कहाँ हमें आज़ादी मिली है, ये कोई दूसरा नया एक्ट ले आए। तो भैया गांधी जी गए। उस समय जो भारत के वायसराय थे उनके पास, कौन है भैया वायसराय, तब आपको बताना भैया लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं। कौन है भैया, लॉर्ड चैम्सफोर्ड हैं। भैया इनके पास जाते हैं और गांधी जी कहते हैं कि भैया हमारा तुम्हारा तो हुआ कॉन्ट्रैक्ट कि भैया जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तुम हमें आज़ादी दोगे, ये तो तुम नया एक्ट ले आए। तो भैया लॉर्ड चैम्सफोर्ड गांधी जी से कहता है भैया हु आर यू, तुम कौन हो। गांधी जी ये बात सुन भैया बहुत गुस्सा जाते हैं। भैया गांधी जी कहेंगे क्या, इससे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि गांधी जी भैया अहिंसावादी व्यक्ति हैं। गांधी जी कहते हैं मैंने तुम जैसे शैतानों का सहयोग किया, आज के बाद सहयोग करना बंद और असहयोग चालू। तो भैया गांधी जी क्या, लॉर्ड चैम्सफोर्ड को भैया असहयोग आंदोलन की भैया धमकी देते वापस चले आए। भारतीयों ने इस एक्ट का भैया जम के विरोध किया। किसका, इस रोलेट एक्ट का भैया भारतीयों ने विरोध किया। परंतु विरोध करने के बावजूद भी इसे 18 मार्च 1919 को इसे पास कर दिया गया। कब, 18 मार्च 1919 को भैया इसको पास कर दिया गया। जब ये एक्ट पास हुआ तो भैया लोगों ने इसे
अलग अलग नाम दिए, कहा कि ये काला कानून है, आतंकवाद अपराध अधिनियम है, बिना वकील बिना दलील बिना अपील का कानून है। और भैया लोगों ने, और कुछ लोगों ने भैया जो केंद्रीय विधान परिषद में थे उन लोगों ने क्या किया भैया, इसके विरोध में उससे इस्तीफा दे दिया। तो आप पहले लिख लेते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया रोलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय विधान परिषद से किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया। क्या भैया रोलेट एक्ट के विरोध में केंद्रीय विधान परिषद से किन किन लोगों ने इस्तीफा दिया। तब आपको पहला नाम याद रखना है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। दूसरे व्यक्ति कौन है, आपको याद रखने भैया अली जिन्ना। अब भैया तीसरे व्यक्ति कौन है, तब आपको बताना है मजहरुल हक। कौन, मजहरुल। इन लोगों ने क्या किया, तब आपको बताना भैया केंद्रीय विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया, तब आपको बताना भैया रोलेट एक्ट के विरोध में दिया। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। भैया लोगों ने इसे अलग अलग संज्ञा दी, रोलेट एक्ट को क्या क्या नाम दिए, एक बार वो लिख लेते हैं। तो आपको बताना भैया इसे कहा काला कानून है। क्या है, काला कानून है। दूसरा क्या कहा भैया, आतंक अपराध अधिनियम है। आतंक अपराध अधिनियम है। और क्या कहा भैया, बिना वकील बिना दलील और बिना अपील का कानून है। तो आपको भैया क्या बात याद रखनी है, लोगों ने इस रोलेट एक्ट को भैया अलग अलग नाम दिए गुस्से में आके। तो आपको बताना भैया क्या क्या दिया, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। तब पहला कहा कि भैया ये काला कानून है। क्या कहा, काला कानून है। आतंक अपराध अधिनियम है। और तीसरा कहा भैया बिना वकील बिना अपील और बिना दलील का भैया कानून है। आपसे पूछा जाएगा कि ये जो रोलेट एक्ट है इसे भारत में लाया क्यों गया था, इसका मेन कारण क्या था, आपसे ये पूछा जाएगा। इसका जो मेन कारण था वो था कि भैया उस समय जो भारत में जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही हैं उन सबको दबाने के लिए भैया इस रोलेट एक्ट को भैया पास किया गया था। आपसे और क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इस रोलेट एक्ट में था क्या जो भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस रोलेट एक्ट में ऐसा था क्या कि भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। आपको बताना इसमें था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह होने के आधार पर उससे पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा और किसी भी व्यक्ति के ऊपर संदेह होने पर मुकदमा चलाया जा सकता है। और तीसरा क्या था इसमें, यदि भारतीय लोग कहीं समूह बना के खड़े होते हैं तो उन्हें भैया 3 बार चेतावनी दी जाएगी कि समूह तोड़ो समूह तोड़ो समूह तोड़ो। यदि नहीं तोड़ते हैं तो उनके ऊपर गोली चला दी जाएगी। इसलिए भारतीय लोगों ने भैया इसका जम के विरोध किया कि भैया ऐसा कानून यहाँ लागू नहीं करना चाहिए। तो चलते हैं हम तुम आगे इसकी कहानी बताते हैं। क्या था भैया इस कानून में, किसी भी भारतीय को संदेह होने के आधार पर गिरफ्तार करके भैया जेल में डाल दिया जाएगा। इसका पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, क्या है कि किसी भी भारतीय को संदेह होने के आधार पर भैया पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। दूसरा भैया किसी भी व्यक्ति के ऊपर बिना बताए मुकदमा चलाया जा सकता है।
क्या है भैया, इसका जो दूसरा पॉइंट है वो है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर भैया बिना बताए मुकदमा चलाया जा सकता है। और तीसरा है, यदि भारतीय लोग समूह बनाकर खड़े होते हैं तो उन्हें 3 बार चेतावनी दी जाएगी कि भैया समूह तोड़ो, समूह तोड़ो, समूह तोड़ो। यदि समूह नहीं तोड़ते हैं तो उनके ऊपर गोली चला दी जाएगी। समूह नहीं बना सकते, तीन बार चेतावनी दी जाएगी। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा भैया, आपसे पूछा जाएगा कि इस रोलेट एक्ट में ऐसा क्या था जो भारतीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। तो आपको ये 3 पॉइंट याद रखने हैं। क्या है, किसी भी भारतीय को भैया संदेह होने के आधार पर भैया जेल में डाल दिया जाएगा पकड़ के। किसी भी व्यक्ति को भैया बिना बताए इसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है। यदि भारतीय लोग समूह बनाकर खड़े होते हैं तो भैया क्या, उन्हें 3 बार चेतावनी दी जाएगी कि समूह तोड़ते हैं तो तोड़ो, नहीं तो भैया गोली चला दी जाएगी। भैया जब लोगों को ये पता चला तो भैया लोगों ने इसका जम के विरोध किया। क्या किया, जम के विरोध किया। तब गांधी जी ने 6 अप्रैल, कब आपको याद रखना भैया, इसके विरोध में 6 अप्रैल 1919 को एक सभा की स्थापना की जिसका नाम रखा सत्याग्रह सभा। क्या भैया, सत्याग्रह सभा। फिर 7 अप्रैल 1919 को भैया इन्होंने एक पत्रिका छापी और उसका नाम भी क्या रखा, तब आपको बताना भैया, सत्याग्रह पत्रिका रखा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पत्रिका कैसी है, तब आपको बताना भैया ये साप्ताहिक पत्रिका है। कैसी, और भैया गांधी जी ने इसी पत्रिका के द्वारा लोगों को भैया अलर्ट किया पूरे भारत में। कहा कि भैया हम इस रोलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में हम हड़ताल करेंगे। तो भैया लोगों ने जम के हड़तालें की, इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। तब आपको 2 जगह के नाम याद रखने हैं। इसका जो रोलेट एक्ट है इसका सबसे ज़्यादा 2 जगह विरोध हुआ। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सी वो जगह हैं, तब आपको बतानी है। एक है पंजाब और एक है दिल्ली। भैया पंजाब में इसका विरोध किसने किया, तब आपको बताना भैया डॉक्टर सत्यपाल ने किया और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया। और जो दिल्ली है, दिल्ली में किसने किया, तब आपको बताना भैया स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। तो एक बार लिख लेते हैं। भैया गांधी जी के कहने पर भैया इसका विरोध हुआ। गांधी जी ने 7 अप्रैल 1919 को एक पत्रिका छापी जिसका नाम रखा क्या, सत्याग्रह पत्रिका। और ये पत्रिका कैसी है आपको बताना भैया, ये साप्ताहिक पत्रिका है। और इसी पत्रिका के माध्यम से भैया गांधी जी ने कहा कि पूरे भारत में इस रोलेट एक्ट के विरुद्ध भैया हड़ताल की जाएंगी। तभी भैया पंजाब में इस रोलेट एक्ट का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ। कहाँ, पंजाब में और दिल्ली में। आपसे भैया नाम पूछा जाएगा कि भैया पंजाब में इसका विरोध किसने किया, तब आपको बताना भैया डॉक्टर सत्यपाल ने। और किसने किया, तब आपको बताना भैया डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने किया। ये बात आपको याद रखनी है। और दिल्ली में किसने किया, तब आपको बताना भैया दिल्ली में किया था भैया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध किसने किया, तब आपको बताना भैया सत्यपाल ने किया और किसने, सैफुद्दीन किचलू ने किया। आपसे अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि भैया इसका दिल्ली में किसने विरोध किया, तब आपको बताना है स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। हुआ क्या भैया, पंजाब में हो गई बहुत ज़्यादा स्थिति खराब। इस रोलेट एक्ट का इतना विरोध किया गया कि भैया पंजाब में हो गई स्थिति खराब। स्थिति जब खराब हुई तो भैया ये बात गांधी जी को पता चलती है। गांधी जी उस समय कहाँ होते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तब आपको बताना भैया महाराष्ट्र में होते हैं। कहाँ, महाराष्ट्र में होते हैं। और भैया गांधी जी महाराष्ट्र से चल देते हैं भैया कहाँ, कि पंजाब में। क्यों, कि भैया जो स्थिति खराब हुई है उसको भैया नियंत्रण करने के लिए। तभी होता क्या भैया, गांधी जी पहुँच पाते कहाँ तक, हरियाणा तक। जब हरियाणा तक पहुँच पाते हैं तभी भैया अंग्रेज़ पकड़ के और भैया वापस कहाँ छोड़ देते हैं,
महाराष्ट्र में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया इनको हरियाणा में कहाँ पकड़ा गया, तो आपको बताना भैया हरियाणा पलवल में। हरियाणा पलवल में पकड़ के भैया कहाँ छोड़ दिया गया, महाराष्ट्र में। कब पकड़ा गया तब आपको बताना भैया 8 अप्रैल 1919। ये कहीं कहीं भैया ये 9 अप्रैल भी मिलता है। यदि आपको यदि ऑप्शन में 8 अप्रैल ना मिले तो आप 9 अप्रैल पे भैया टिक लगा सकते हैं। तो क्या भैया पंजाब में होगी बहुत ज़्यादा स्थिति खराब। उस स्थिति की भैया जांच करने के लिए गांधी जी भैया उस चल देते हैं भैया पंजाब की तरफ। परंतु भैया गांधी जी कहाँ तक पहुँच पाते हैं, हरियाणा तक, और उन्हें हरियाणा के पलवल में पकड़ के भैया वापस महाराष्ट्र में छोड़ दिया जाता है। आपसे पूछा जाएगा कब पकड़ा गया, तब आपको बताना 8 अप्रैल 1919 को पकड़ा गया। और फिर भैया महाराष्ट्र से भैया गांधी जी अपनी लाठी उठाते हैं और फिर भैया पंजाब के लिए चल देते हैं। तभी होता क्या है, जो डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल हैं, इनको भैया पकड़ लेती है पुलिस। भैया ये पंजाब में विरोध कर रहे हैं तो भैया आते हैं अंग्रेज़ लोग और इन दोनों लोगों को पकड़ के भैया जेल में डाल देते हैं। जेल में डालते हैं तो भैया वहाँ की जनता होती है वो गुस्सा आ जाती है। क्या भैया कौन है भैया, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे कौन है आपको बताना भैया सत्यपाल। भैया इन दोनों लोगों को भैया अंग्रेज़ी सरकार पकड़ के भैया कहाँ डाल देती है, आपको बताना भैया जेल में डाल देती है। कब, क्योंकि ये लोग भैया रूलेट एक्ट का भैया पंजाब में विरोध कर रहे थे, इसलिए इन लोगों को पकड़ के भैया जो अंग्रेज़ी सरकार है वो कहाँ भैया जेल में डाल देती है। आपसे पूछा जाएगा कब डाला गया, तब आपको बताना है 9 अप्रैल 1919। भैया जब इन दोनों नेताओं को भैया पकड़ के जेल में डाल दिया गया तो जो पंजाब की जनता है वो बहुत गुस्से में आ गई, और गुस्से में आ गई तो उन्होंने एक जुलूस निकाला। कहाँ एक जुलूस निकाला, क्यों, कि भैया अपने नेताओं को छुड़ाने के लिए। तो पंजाब की जनता ने एक जुलूस निकाला। भैया वो जुलूस है वो शांतिपूर्वक जा रहा है, वो कह रहा है हमारे नेताओं को छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो, हमारे नेताओं को छोड़ दो। तभी एक अंग्रेज़ महिला और एक अंग्रेज़ पुरुष भैया इस जुलूस की तरफ देख के हंस जाते हैं, कमेंट कर देते हैं, कहते हैं कि भैया इन लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो वैसे ही चिल्ला रहे हैं। तो भैया जो जुलूस होता है उसे आ जाती है भैया गुस्सा, और वो इन दोनों को मार देते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कौन कौन है वो दोनों। तो जो महिला है उसका नाम है भैया शेरवुड। क्या आपसे पूछा जाएगा कौन है भैया वो, तो आपको बताना शेरवुड। और पुरुष कौन है, तब आपसे पूछा जाएगा भैया पुरुष कौन है, तब आप बताएंगे रूलैंडस है। कौन है भैया, रूलैंडस है। जो रूलैंडस है वो कौन है, तब आपको बताना ये पुरुष है। और जो शेरवुड है भैया ये कौन है, महिला है। और भैया जब ये बात पता चलती है किसको, पंजाब के गवर्नर को, उस समय पंजाब का गवर्नर कौन है, तब आपको बताना भैया एमओ डायर है। कौन, एमओ डायर है। ये कौन है, ये भैया पंजाब का गवर्नर है। तो भैया जो एमओ डायर है वो क्या करता है, अपनी भैया सेना के साथ जाता है और जो जुलूस निकल के जा रहा उसके ऊपर भैया गोलियां चलाता है, और उस जुलूस में भैया बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और भैया वो जुलूस वहीं शांत हो जाता है। भैया शांत होने के बाद उस जुलूस ने कहा कि भैया हमें अपने नेताओं को तो भैया छुड़ाना ही है। तब भैया पंजाब के लोगों ने एक गुप्त सभा का प्लान किया। किसका, एक गुप्त सभा का प्लान किया। पहले मैं आपको 2 नाम समझाता हूँ, तब इसके बाद भैया आगे की स्टोरी बताऊँगा। एक जो व्यक्ति हैं एमओ डायर, और दूसरे व्यक्ति हैं कौन, REH डायर। REH डायर, इन दोनों का मैं कन्फ्यूज भैया पहले दूर करता हूँ, उसके बाद मैं आगे की कहानी बताऊँगा। जो एमओ डायर है इसका जो पूरा नाम है वो है माइकल, क्या है, माइकल फ्रांसिस ओ डायर। ठीक है, और ये कौन है, तब आपको बताना भैया ये पंजाब का गवर्नर है। कहाँ का, पंजाब का। कौन है,
ये गवर्नर है। और जो REH है, कौन, REH डायर, इसका जो पूरा नाम है वो है रेजिनाल्ड, क्या, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। हैरी डायर ये कौन है तब आपको बताना भैया। जो ब्रिटिश सेना है उसका ये भैया ब्रिगेडियर है। कौन है, ये बात आपको याद रखनी है। मैं आपको ये नाम क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं कहूँ कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ वो किसने कराया इन दोनों में से, तब आपका उत्तर आएगा कि भैया REH डायर ने कराया था। किसने, REH डायर ने। और इसी का नाम क्या है, जनरल डायर। क्या, जनरल डायर। फिर भैया ये एमओ डायर कौन है, तब आपको बताना है इस REH डायर ने जलियांवाला हत्याकांड कराया, परंतु इस एमओ डायर ने इसका सहयोग दिया था। क्या, माइकल फ्रांसिस ओ डायर ने क्या किया था, आपको बताना भैया, इस REH डायर का सहयोग दिया और कहा कि ठीक है जलियांवाले बाग में जाके हम लोगों को मारेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एमओ डायर कि REH डायर का किस अंग्रेज ने साथ दिया, तब आपको बताना भैया एमओ डायर ने दिया था। मैं आपसे अगला प्रश्न यहाँ पे ये पूछूं कि ऊधम सिंह ने इन दोनों में से किसे गोली मारी थी, तब आप क्या बताएंगे, भैया एमओ डायर को मारी थी। किसे, एमओ डायर को मारी थी। कब मारी तब आपको बताना भैया 1940 में मारी थी। कहाँ मारी तब आप बताएंगे भैया, लंदन के कैक्सटन हॉल में मारी। कहाँ, क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया एमओ डायर को किसने गोली मारी, तब आप बताएंगे भैया ऊधम सिंह ने मारी। कब मारी, 1940 में मारी। कहाँ मारी, लंदन में। भैया किस जगह, तो आप बताएंगे भैया कैक्सटन हॉल में मारी। जो ऊधम सिंह है वो भैया मारने किससे गए थे, तब आपको बताना भैया REH डायर को गए थे, परंतु भैया गलती से कौन मारा इन्हें, आपको बताना एमओ डायर मारा। तो भैया ऊधम सिंह को भैया वहीं फांसी दे दी गई और उन्हें वहीं दफन कर दिया गया। परंतु 1974 में भारत सरकार ने भैया इनकी जो अस्थियाँ हैं वो भैया भारत में मंगाई और भारत में मंगा के पंजाब के अमृतसर में सम्मानपूर्वक भैया दफना दी। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ऊधम सिंह की जो अस्थियां हैं भारत सरकार ने कब मंगाई, तब आपको बताना है 1974 में मंगाई थी। और इन्हें कहाँ दफन कर दिया, तब आपको बताना है पंजाब के अमृतसर में। ये बात आपको याद रखनी है। अब आपका मैं शायद समझ सकता हूँ कि जो कन्फ्यूज है वो दूर हो गया होगा। तो अब आते हैं अपनी बात पे। भैया ये पंजाब है, पंजाब में भैया बहुत ज़्यादा विरोध किया रूलेट एक्ट का। आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा किसने किया, तब आप बताएं भैया सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल ने। परंतु भैया जब ये लोग विरोध कर रहे तभी भैया आके एमओ डायर ने इन लोगों को पकड़ के भैया कहाँ डाल दिया, आप बताएंगे जेल में डाल दिया। कब डाला, तब आप बताएंगे 9 अप्रैल 1919 को डाल दिया। भैया इन लोगों को छुड़ाने के लिए एक जुलूस निकल रहा, उस जुलूस में भैया एक महिला अंग्रेज और एक पुरुष भैया कमेंट कर देते हैं, कहते हैं कि इन लोगों से कुछ नहीं हो पाएगा, ये तो वैसे ही चिल्ला रहे हैं। तो भैया वो जुलूस आता है और इन दोनों लोगों को मार देता है। उसके बाद जो एमओ डायर है भैया उसको ये बात पता चलती है और एमओ डायर अपनी सेना के साथ आता है। जो जुलूस निकल रहा होता है भैया उसके ऊपर गोलियां बरसाता है और जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। फिर भैया पंजाब के लोगों ने एक सभा का प्लान किया, एक गुप्त सभा का प्लान किया कि भैया हमें अपने नेता छुड़ाने हैं। नेता छुड़ाने के लिए भैया एक सभा का गठन किया। आपसे पूछा जाएगा भैया वो सभा कौन सी है, तो कहाँ किया आपको बताना भैया पंजाब के अमृतसर में 13 मार्च 1900 या क्या सॉरी 13 अप्रैल 1919। तो हुआ क्या भैया, पंजाब के लोगों ने भैया एक गुप्त भैया सभा की योजना रखी। कहाँ रखी आपको बताना है, पंजाब में। पंजाब में आपसे पूछा जाएगा भैया किस जगह, आप बताएंगे
अमृतसर में। अमृतसर में किस जगह? तब आप क्या बताएंगे भैया? जलियांवाला बाग में। भैया कब रखी? तब आपको बताना भैया 13 अप्रैल 1919 को। भैया दिन कौन सा है? तब आपको बताना भैया बैसाखी का दिन है। बैसाखी का दिन है। तो हुआ क्या भैया? एक गुप्त सभा का प्लान बनाया गया। कहाँ? आपको बताना भैया पंजाब के अमृतसर में। क्यों बनाया गया? कि जो इनके नेता हैं उन्हें पकड़ के भैया जेल में डाल दिया। उन नेताओं को छुड़ाने के लिए भैया पंजाब के लोगों ने एक गुप्त सभा का प्लान रखा और एक चिट्ठी बनाई और चिट्ठी पे लिखा कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन जलियांवाला बाग में सभी लोग इकट्ठे होंगे। और ये पर्ची भैया जिन जिन लोगों को बुलाना था उन लोगों को भैया बांटी जा रही रात में कि भैया तुम भी आना, तुम भी आना, तुम भी आना। तभी ये पर्ची एक व्यक्ति के हाथ लग जाती है जिसका नाम होता भैया डॉक्टर हंसराज। और भैया डॉक्टर हंसराज यहीं भैया गद्दारी कर जाता है। भैया कर गया गद्दारी। ये पर्ची जैसे ही डॉक्टर हंसराज को मिलती है और भैया डॉक्टर हंसराज पर्ची पढ़ता है। अच्छा 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन जलियांवाला बाग में 20,000 लोग इकट्ठे होंगे, अपने नेताओं को छुड़ा लेंगे और पुलिस चौकी को भैया ध्वस्त कर देंगे। तभी भैया ये डॉक्टर हंसराज इस पर्ची को लेकर भैया किसके पास पहुंचता है? REH डायर को। क्यों पहुंचता है? कि भैया इससे पैसा मिलेगा। इसने पर्ची को देखते ही कहा अच्छा पैसा मिलेगा, चलो पर्ची लेके। वैसे ही ये पर्ची लेके भैया इसके पास पहुंच जाता है। किसके? REH डायर के। और REH डायर इस पर्ची को पढ़ता है कि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन 20,000 लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे होंगे, अपने नेताओं को छुड़ा लेंगे और पुलिस चौकी को ध्वस्त कर देंगे। भैया इस डॉक्टर हंसराज को तो दिए इसने पैसे कि तू निकल। ये तो भैया वहाँ से चलता फिरा। उसके बाद REH डायर 150 सैनिक के साथ भैया इस बाग में पहुँच जाता है। लोग जब इसे देखते हैं तो भैया सब दंग रह जाते हैं। कहा जाता है कि इसने उठने का मौका भी नहीं दिया। पुलिस का काम क्या होता है? जैसे कहीं कोई सभा चल रही है तो वो उस सभा को तोड़ने के लिए या तो हवाई फायर करेगी या लोगों को चेतावनी दोगी कि भैया तुम इस सभा को तोड़ दो। परंतु इस REH डायर ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसने कहा कि फायर। फिर क्या था? फायर। कोई कुछ नहीं बोला। लगभग 10 मिनट तक भैया गोली चली। कितने? लगभग 10 मिनट तक भैया गोली चली। और इसमें जब तक इन लोगों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई तब तक भैया इसमें गोलियां चलती रहीं और लगभग 1650 कितनी? 1650 भैया गोलियां चली। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया लगभग कितनी गोलियां चली, तब आपको बताना भैया लगभग 1650। आपको एक बात बताऊँ ना, जो जलियांवाला बाग है उसकी जो दीवारें हैं वो ऊंची ऊंची दीवारें हैं। कैसी? ऊंची ऊंची दीवारें हैं। उसमें जो गेट है भैया वो एक ही गेट है और भैया ये बहुत ही पतला और छोटा गेट है। इसका जो रास्ता है वो बहुत पतला है और छोटा है। तो भैया इस रास्ते को क्या कर दिया जाता है? भैया REH डायर इसको भैया बंद कर देता है। जब भैया बंद कर दिया तो भैया इधर से अब कोई निकल नहीं पा रहा। तो इसने भैया गोलियां चलाई। इसमें भैया लोग बहुत ज़्यादा मारे गए, चिल्ला रहे कि हमें कोई बचाओ बचाओ बचाओ। परंतु यहाँ भैया बचाने कौन जाता है? इसी बाग में भैया कुछ कुएँ हैं। तो भैया लोग अपनी जान बचाने के लिए भैया कुएँ में कूद गए। जब लोग ये कुएँ में कूद गए तो जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं वो पता वो क्या कर रहे थे? अपनी आंखों पे यूँ पट्टी बांधी और यूँ खेल रहे थे लोगों के साथ, यूँ मार रहे थे, खेल रहे थे। भैया इसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ये बात पता चलती है भैया गांधी जी को। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो भैया गांधी जी ने REH डायर के खिलाफ क्या कर दिया? मुकदमा भैया दायर कर दिया। मुकदमा दायर कर दिया। कहा कि ये REH डायर ये पापी है, इसने निर्दोष लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। तो REH डायर कहता है मैंने ये जानबूझ के नहीं किया है। ये जो सभा वहाँ चल रही थी ये हमें देख के उग्र हो गई और ये हमारे ऊपर टूट पड़ी, जिसकी वजह से भैया हमने अपनी आत्मरक्षा के लिए
गोली चलाई। गांधी जी ने कहा ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इसने निर्दोष और निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई हैं, ये हत्यारा है, इसको फांसी देनी चाहिए। तो भैया फिर हुआ क्या, इस रोलेट एक्ट का पूरे भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, और जो पंजाब में जो ये कांड हुआ भैया, इसको लेके जो भारतीय हैं भैया गुस्से में आ जाते हैं। गुस्से में आते हैं तो भैया जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो उपाधियाँ दी गई हैं वो वापस कर देते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ इसके विरोध में भैया किन किन लोगों ने उपाधियाँ वापस की। तो आपको पहला नाम याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन भैया, रविंद्रनाथ टैगोर। इनने भैया क्या किया तब आपको बताना है। इन्होंने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। किसकी, सर या नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। आपसे पूछा जाएगा भैया इस उपाधि को इन्होंने कब वापस किया, तब आपको बताना है 30 मई 1919 को इन्होंने भैया वापस कर दिया। दूसरे व्यक्ति कौन है, आपको याद रखना भैया महात्मा गांधी हैं। भैया गांधी जी हैं। तो इन्होंने क्या किया तब आपको बताना भैया, इनने केसर ए हिंद की उपाधि वापस कर दी। किसकी, केसर ए हिंद की उपाधि। आपसे पूछा जाएगा जो केसर ए हिंद की उपाधि है इन्हें भैया कब कब दी गई थी, तब आपको बताना ये बोअर के युद्ध में दी गई थी। कब भैया, बोअर के युद्ध में। किस लिए दी गई थी, तब आपको बताना भैया सेवा प्रदान करने के लिए दी गई थी। किस लिए, सेवा प्रदान करने के लिए। ये बात आपको याद रखनी है। तीसरे व्यक्ति हैं भैया जमनालाल बजाज। कौन है, जमनालाल बजाज। इन्होंने भैया जलियांवाले हत्याकांड का विरोध करते हुए भैया अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी कि ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। जमनालाल बजाज। किसकी उपाधि इन्होंने वापस की, तब आपको बताना राय बहादुर की। और एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है सर शंकर नारायण, सर शंकर नायर। एक व्यक्ति और हैं जिनका नाम है सर शंकर नायर। इन्होंने क्या किया तब आपको बताना है। इन्होंने भैया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। क्यों दिया, आपको बताना भैया जलियांवाले हत्याकांड का विरोध करते हुए इन्होंने इस्तीफा दिया। कहाँ से दिया, तो आपको बताना है वायसराय की भैया कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। तो आपसे यह पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जलियांवाले बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए भैया किस व्यक्ति ने अपनी सर या नाइटहुड की उपाधि वापस की, तब आपको बताना भैया रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा ये कब वापस की, तब आपको बताना 30 मई 1919 को की थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि भैया गांधी जी ने अपनी कौन सी उपाधि वापस की, तब आपको बताना केसर ए हिंद की उपाधि वापस की। ये केसर ए हिंद की उपाधि इन्हें कहाँ प्रदान की गई, तब आपको बताना भैया बोअर के युद्ध में भैया सेवा प्रदान करने के लिए दी गई थी। जमनालाल बजाज ने क्या किया, तब आपको बताना भैया जलियांवाले बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए इन्होंने अपनी जो राय बहादुर की उपाधि है वो वापस कर दी। और जो सर शंकर नायर हैं उन्होंने क्या किया, तब आपको बताना भैया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ये बात आपको याद रखनी है। भैया आगे हुआ क्या, आगे भैया बहुत ज़्यादा भारतीयों के दबाव डालने के बाद इस जलियांवाले हत्याकांड की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम रखा गया हंटर कमेटी। क्या, हंटर कमेटी नाम रखा गया। तो आपसे पूछा जाएगा भैया जो हंटर कमेटी है इसके अध्यक्ष कौन है, तो पहले लिख लेते हैं भैया। क्या रूल, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ भैया उसकी जांच पड़ताल करने के लिए अंग्रेज़ों के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम क्या रखा गया, तब आपको बताना है हंटर कमेटी। इस कमेटी का गठन कब हुआ, तब आप बताएंगे 1 अक्टूबर। कब हुआ, 1 अक्टूबर 1919 को हुआ था। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि भैया इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है, तब आपको बताना है सर विलियम हंटर हैं। कौन है,
सर विलियम हंटर हैं और इन्हीं के नाम पे भैया इस कमेटी का गठन किया जाता है। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि इस कमेटी में टोटल कितने लोग हैं, तब आपको बताना है टोटल 8 लोग हैं। टोटल 8 लोग हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें भारतीय कितने हैं और अंग्रेज कितने हैं, तब आपको बताना है इसमें 5 अंग्रेज हैं। कितने? 5 अंग्रेज हैं और 3 भारतीय हैं। 3 भारतीय हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा भैया इसमें जो भारतीय हैं उनके नाम क्या हैं, उनके नाम बताने। पहले हैं साहिबजादा। पहले जो व्यक्ति हैं इसमें जो भारतीय हैं उनका नाम है साहिबजादा। साहिबजादा सुल्तान अहमद। क्या? सुल्तान अहमद। भैया दूसरे व्यक्ति कौन है, तब आपको बताना भैया चिमनलाल सीतलवाड़ा। कौन है? चिमनलाल सीतलवाड़ा। सीतलवाड़ा। भैया और कौन है, तब आपको बताना भैया इसमें अगले व्यक्ति हैं वो हैं जगत नारायण। कौन है? जगत नारायण। ये कौन है भैया, आपको बताना। इसमें 3 भारतीय हैं। पहले भारतीय कौन है, तब आपको बताना साहिबजादा सुल्तान अहमद हैं। दूसरे व्यक्ति कौन है इसमें, तब आपको बताना चिमनलाल सीतलवाड़ा हैं। और तीसरे व्यक्ति कौन है, तब आपको बताना भैया जगत नारायण हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा इसमें भैया 5 अंग्रेज कौन हैं, तब आप क्या लिखेंगे? 5 अंग्रेज कौन हैं? पहले अंग्रेज का नाम लिखते हैं भैया रैक्सन हो गया। कौन? रैक्सन हो गया। दूसरा भैया राइस हो गया। तीसरा भैया स्मिथ हो गया। चौथा भैया बैरो हो गया और 5वां भैया हंटर हो गया। और इसी हंटर के नाम पे भैया इस कमेटी का गठन किया गया। तो भैया होता क्या है, भैया जांच पड़ताल की इस कमेटी ने और इसकी रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि 379 भारतीय मारे गए हैं और 1200 भारतीय घायल हुए हैं। क्या? इसकी रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में क्या बताया गया, तब आपको बताना है भैया 379 भारतीय मारे गए हैं और 1200 घायल हुए हैं। क्या? परंतु ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि भैया ये अंग्रेज़ों के डाटा हैं, अंग्रेज़ों ने भैया खुद प्रकाशित किए हैं। इससे भैया कई गुना ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया कि जलियांवाला हत्याकांड की जांच पड़ताल के लिए भैया कौन सी कमेटी का गठन किया गया, तब आपको बताना है हंटर कमेटी का क्या किया गया। कब किया गया, तब आपको बताना है 1 अक्टूबर 1919 को किया गया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, तब आपको बताना सर विलियम हंटर हैं। इस कमेटी में टोटल कितने लोग हैं, तब आपको बताना 8 लोग हैं, जिसमें से 5 अंग्रेज हैं और 3 भारतीय हैं। भारतीय कौन कौन है, तब आपको बताना साहिबजादा सुल्तान अहमद, दूसरे हैं चिमनलाल सीतलवाड़ा और तीसरे हैं भैया जगत नारायण। और 5 अंग्रेज कौन कौन है, तब बताना आपको रैक्सन, राइस, स्मिथ, बैरो और हंटर। इस कमेटी की रिपोर्ट आती है, उसमें बताया जाता है भैया 379 भारतीय मारे गए हैं और 1200 घायल हुए हैं। भैया इसके बाद गांधी जी भैया बहुत परेशान हो जाते हैं और जो गांधी जी ने वो अपनी सत्याग्रह जो आंदोलन चालू किया था भैया 6 अप्रैल 1919 को, वो उसे भैया 18 अप्रैल 1919 को बंद कर देते हैं। कब? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया गांधी जी ने अपना वो सत्याग्रह कब बंद किया, तब आपको बताना है 18 अप्रैल 1919 को बंद किया। क्यों किया? क्योंकि भैया ये जलियांवाला हत्याकांड हो गया। इसको देखते हुए भैया गांधी जी ने वो अपना सत्याग्रह वापस कर दिया। इसके बाद भैया भारतीयों के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है। क्योंकि भारतीयों के द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है जिसमें टोटल 5 भारतीय होते हैं और उस कमेटी का नाम रखा जाता है तहकीकात कमेटी। क्या? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भैया जलियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए भारतीयों के द्वारा कौन सी कमेटी बनाई गई, तब आप बताएंगे भैया तहकीकात कमेटी बनाई गई थी। कौन सी? तहकीकात कमेटी। भैया इस कमेटी में आपसे पूछा जाएगा कितने लोग हैं, तब आपको बताना है टोटल 5 भारतीय हैं। कितने?
टोटल 5 भारतीय हैं। कौन कौन भारतीय हैं? अगला प्रश्न मैं आपसे एक और पूछता हूँ भैया, इसके अध्यक्ष कौन है? तब आपको बताना। ट्रिपल एम है। कौन है? ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय। इसमें भैया 5 लोग हैं, तो आपसे नाम पूछे जाएंगे भैया 5 लोग कौन कौन हैं। तो पहला नाम आपको याद रखना भैया, यही हो गया ट्रिपल एम यानी मदन मोहन मालवीय। दूसरे व्यक्ति हो गए भैया मोतीलाल नेहरू। कौन? मोतीलाल नेहरू। तीसरे व्यक्ति कौन हो गए? तब आपको बताना भैया सी आर दास हो गए। कौन? सी आर दास यानी चित्तरंजन दास। भैया चौथे व्यक्ति कौन है? तब आपको बताना भैया अब्बास तैयब जी हैं। अब्बास तैयब जी हैं। और पांचवें व्यक्ति कौन है? तब आपको बताना भैया प्रफुल्ल जयकर हैं। कौन है? प्रफुल्ल जयकर हैं। देखते भाई, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारतीयों के द्वारा जलियांवाले हत्याकांड की जांच के लिए कमेटी बनाएगी उसका नाम क्या है? तब आपको बताना भैया तहकीकात कमेटी है। इसमें टोटल कितने लोग हैं? तब आपको बताना भैया 5 भारतीय हैं। और आपसे अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि इस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तब आपको क्या बताना भैया? मदन मोहन मालवीय हैं। इसमें भैया टोटल कितने लोग हैं थे? तब आप बताएं। ये 5 लोग हैं। कौन कौन है? पहले व्यक्ति हो गए मदन मोहन मालवीय, दूसरे हो गए भैया मोतीलाल नेहरू, तीसरे हो गए भैया सी आर दास, चौथे हो गए अब्बास तैयब जी और पाँचवें हो गए भैया प्रफुल्ल जयकर। भैया इस कमेटी की रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट में बताया जाता है कि 1200 भारतीय मारे गए हैं। कितने? 1200 भारतीय मारे गए हैं। और 3000 भारतीय घायल हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीयों के द्वारा बनाई गई तहकीकात कमेटी में कितने भारतीयों की मृत्यु होने का प्रमाण था? तब आप बताएंगे भैया 1200। और घायल होने का कितना? तब आप बताएंगे भैया 3000। इसके बाद हुआ क्या भैया? जो RAH डायर है, इसके खिलाफ भैया पहले ही गांधी जी ने मुकदमा दायर कर दिया था कि ये हत्यारा है, ये पापी है, इसने निहत्थे और निर्दोष लोगों के ऊपर गोली चलाई है, इसे फांसी की सज़ा देनी चाहिए। तभी होता क्या है, जो ब्रिटेन की संसद है उसमें एक बिल पास हो जाता है जिसका नाम रखा जाता है इंडेनिमिटी बिल। क्या आपसे पूछा जाएगा उस बिल का नाम क्या है? तो बताएंगे आप इंडेनिमिटी बिल। इंडेमिनिटी बिल। क्या? इंडेमिनिटी बिल। इस बिल का दूसरा नाम है, आपको बताना भैया वाइट वॉशिंग। क्या? वाइट वॉशिंग। क्या भैया जो तहकीकात कमेटी बनी उससे ही पहले ब्रिटेन की सरकार ने इस RAH डायर को बचाने के लिए एक बिल पारित कर दिया जिसका नाम रखा इंडेनिमिटी बिल। और इस बिल में था क्या? यदि कोई अंग्रेज अधिकारी किसी भारतीय के ऊपर अत्याचार करता है तो उसे फांसी नहीं दी जाएगी बल्कि उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। भैया जब गांधी जी ने विरोध किया कि भैया ये RAH डायर हत्यारा है, इसे फांसी दो, तो भैया ब्रिटेन की सरकार ने ये इंडेनिमिटी बिल दिखा दिया कि देखो ये फांसी तो नहीं दे सकते परंतु हाँ नौकरी से निकाल सकते हैं। तो भैया जो RAH डायर है इसको फांसी नहीं दी गई और इसे नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद हुआ क्या भैया? जब ये जलियांवाला हत्याकांड हुआ उसके बाद पंजाब में एक लड़का है जिसका नाम है चमनदीप। क्या? पंजाब में एक लड़का है जिसका नाम है चमनदीप। और ये चमनदीप लड़का क्या करता है? तो एक डंडा फौज का गठन करता है। किसका? डंडा फौज का गठन करता है। आपसे पूछा जाएगा भैया चमनदीप ने कौन सी फौज का गठन किया? तब आपको बताना भैया डंडा फौज का किया था। ये डंडा फौज करती क्या थी? तो ये भैया रात में डाटा मारती और हाथ में भैया डंडे पकड़ती और भैया गलियों गलियों में घूमती, जहाँ कहीं इन्हें अंग्रेज पा जाते भैया उसे बजा देते अच्छे तरीके से, जब तक बजाते जब तक वो बोल नहीं जाता। भैया इससे हो गए अंग्रेज परेशान। बाद में भैया इस चमनदीप को पकड़ के भैया फांसी दे दी गई। ये बात आपको याद रखनी है। भैया क्या हुआ आगे? जो RAH डायर है इसे नौकरी से निकाल दिया, इसे फांसी नहीं दी गई। इसके बाद ये जाता है कहाँ भैया? ब्रिटेन में। और ब्रिटेन में होता है इसका बहुत ज़्यादा स्वागत। इसके स्वागत के लिए एक समारोह रखा गया जिस समारोह में इसे उपाधियाँ दी गई
और भैया पुरस्कार के तौर पे उसे धनराशि दी गई। भैया जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो ब्रिटेन में जाकर इसके लिए एक समारोह रखा गया। किसके लिए? आर.एच. डायर के लिए। उसमें हुआ क्या? तो भैया इसे लोगों ने उपाधियां दी। कहा कि तुम भैया ब्रिटिश साम्राज्य के शेर हो। क्या कहा? कहा कि तुम भैया ब्रिटिश साम्राज्य के शेर हो। दूसरा क्या कहा? तुम ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक हो। और भैया इसे एक स्वागत में एक तलवार गिफ्ट की गई और कहा कि भैया तुम मान की तलवार हो। मान की तलवार हो। और इसे पुरस्कार के तौर पे 26,000 पाउंड की भैया धनराशि दी गई। कितने? 26,000 पाउंड की भैया इसे धनराशि दी गई। क्या भैया जब ये आर.एच. डायर ब्रिटेन पहुंचता है तो भैया इसके स्वागत के लिए एक समारोह रखा गया। उस समारोह में भैया भाषणबाजी हुई और भैया इसको क्या भैया उपाधियां दी गई। क्या क्या उपाधियां दी आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे। इससे कहा कि भैया तुम ब्रिटिश साम्राज्य के शेर हो, तुम ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक हो और तुम मान की तलवार हो। और भैया जलियांवाला हत्याकांड किया इसने, इसलिए इसे इनाम के तौर पे 26,000 पाउंड की धनराशि दी गई। ये सब चीज़ जो एक अंग्रेजी पत्रिका है जिसका नाम है मॉर्निंग पोस्ट, उसमें भैया ये प्रकाशित हुई थी। किसमें? अंग्रेजी पत्रिका है जिसका नाम है मॉर्निंग पोस्ट। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया ये किस में प्रकाशित हुआ था, तब आपको बताना भैया अंग्रेजी पत्रिका है जिसका नाम है मॉर्निंग पोस्ट। ये सब ये उपाधियाँ और ये धनराशि इसे क्यों दी गई, तब आपको बताना भैया इसने जो जलियांवाला हत्याकांड किया इसीलिए ये भैया उपाधियाँ और धनराशि दी गई। भैया 2013 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून भैया भारत में आते हैं और वो पंजाब के भैया इसी जलियांवाले बाग में जाते हैं घूमने। तब जो भैया वो अपनी पुस्तक में यहाँ का दृश्य देखकर भैया लिखते हैं, कहते हैं कि ये ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे शर्मनाक घटना थी। क्या? 2013 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए जिनका नाम था भैया क्या? डेविड कैमरून। डेविड कैमरून। और भैया ये अपनी पुस्तक किसमें? द विजिटर्स में लिखते हैं। इनकी जो पुस्तक है द विजिटर्स, उसमें लिखते हैं कि भैया ये ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे शर्मनाक घटना थी। किसके? ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे शर्मनाक घटना थी। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि भैया ये कई बार पीसीएस वगैरह के भैया एग्ज़ाम में पूछा गया, तो इसलिए आपको ये बात याद रखनी है। क्या? कि भैया 2013 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून आए भारत में और उन्होंने भैया वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस जगह गए और उन्होंने भैया अपनी पुस्तक द विजिटर्स में लिखा कि भैया ये ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे शर्मनाक घटना थी। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। यदि हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। धन्यवाद।